गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव द्वारा रचित जो लेख है, इसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। कि मेरी कल्पना के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार का होना चाहिए। यह आदर्श समाज की अवधारणा जो है भीमराव अंबेडकर के हिसाब से क्या है। तो इस लेख में हम लोगों ने, इससे पहले स्वतंत्रता के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया, तो आज हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है समता, सबसे महत्वपूर्ण विषय है समता। तो आज हम लोग समता के विषय में चर्चा करेंगे। समता का अर्थ क्या होता है? समता का अर्थ होता है समानता, कि सबको जो है समाज में एक समान, मनुष्य होने के नाते सबको एक प्रकार एक समान जो है दर्जा मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी तरक्की करने का, अपने अनुसार पेशा चयन करने का, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए सबको समान जो है वो दर्जा मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए। लेकिन यह जो समानता शब्द है ये बड़ा ही जटिल शब्द है। सुनने में तो बहुत ही छोटा शब्द लगता है समता, लेकिन यह जिस प्रकार यह व्यक्ति की जो पांचों उंगलियां होती हैं वो बराबर नहीं होती। इसीलिए समता जो एक तरह का लोगों के द्वारा कहा जाता है, एक तरह का काल्पनिक शब्द है कि सबको हम एक समान या एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसा व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकते। तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, जब हम लेख पढ़ेंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा क्लियर होगा। तो आइए आज हम लोग समता विषय पर चर्चा करते हैं। ये आपके पेज नंबर 158 पर दिया हुआ है। अलग अलग बुक में पेज नंबर बदल सकता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। हम एक बार समता विषय पर चर्चा करें कि समता मतलब होता क्या है और इसकी एक आदर्श समाज में आवश्यकता क्या है, और किन आधारों पर हम व्यक्ति के साथ समान व्यवहार कर सकते हैं और किन आधारों पर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? अगर जैसे स्वतंत्रता के विषय में हमने बात की, तो उसी तरह से अगर समता की बात की जाए, समानता की बात की जाए कि समाज में सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नहीं, समता नहीं होनी चाहिए, और समता होगी तो जो है वह हमारी समस्या जो है और ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों में भेदभाव होगा। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात का समर्थन नहीं करेगा, अन्यथा सभी व्यक्ति ये कहेंगे कि समता जो है वो होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद और मनभेद की भावना नहीं हो पाएगी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय बन गया। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो जो समता विषय है इसी पर विवाद उठ खड़ा हुआ कि समता किस किस आधार पर समता की बात हो रही है। तो यह जो समता शब्द है वो जो स्लोगन में लिखा गया समता, तो उस समता विषय पर ही विवाद का जो है एक प्रश्न उठ गया कि समता कैसे कही जा सकती है। जैसे हमने बताया ना, एक तर्क दिया कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, एक माँ के जो 3 बच्चे 4 बच्चे 2 बच्चे वो बराबर नहीं है, लोगों के शारीरिक जो दशा है वो बराबर नहीं, तो किस आधार पर व्यक्ति को समान जो है कहा जा सकता है, समान दर्जा दिया जा सकता है। तो वह समता विषय पर ही जो है वह विवाद का प्रश्न खड़ा हो गया। तो समता है क्या, समानता कैसे मिलनी चाहिए, किन आधारों पर मिलनी चाहिए, इसको हमको समझना पड़ेगा। समानता जो है किन आधारों पर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इस विषय को हमको समझना पड़ेगा। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। तो जो लोग समता के विषय में चर्चा करते हैं और जो आलोचक होते हैं, उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। वह यह कहते हैं कि समाज में जो सभी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य जो है समाज में सभी मनुष्य एक बराबर नहीं है। चाहे वह कद की बात ले लीजिए, चाहे वह पद प्रतिष्ठा की बात ले लीजिए, कई आधार हैं, एक आधार नहीं अनगिनत आधार हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं, सभी इक्वल नहीं है, समान नहीं है। जब हर व्यक्ति हर वर्ग समान नहीं है तो सबके साथ समान व्यवहार कैसे किया जा सकता है? तो यह स्वाभाविक भी बात है कि मान लीजिए कोई 10 नंबर, एक एग्ज़ाम हुआ, 10 नंबर पाया उसको भी सीट मिल जाए, और जो 50 नंबर पाया उसको भी सीट मिल जाए, तो ये समानता कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति जो है पहले से ही बहुत अच्छे कुल से है और अच्छे पैसे वाले घर से है, तो उसको सुख सुविधा पहले से मिलती गई, और एक व्यक्ति अभाव से जीवन से खड़ा हो करके आगे बढ़ता है,
तो उसको क्या क्या जो है परिस्थितियां झेलनी पड़ी, तो उसके साथ उसको, वह उपेक्षित है, वह दलित होने के साथ उसके साथ कितना शोषण हुआ, तो वह कैसे उसके साथ जो है उन दोनों को एक साथ जो है जज कर पाना थोड़ा कठिन विषय है। तो समता को जो लोग नहीं मानते वो कहते हैं कि उनका एक तर्क, मजबूत तर्क है कि समाज में जो सभी लोग होते हैं वह एक बराबर नहीं होते हैं। उनका यह तर्क वजन भी रखता है। वजन मतलब कि उनका जो ये कथन है कि समाज में, दुनिया में सभी लोग एक बराबर हैं, यह उनका यह मानना कि ऐसा नहीं है। समाज में सभी व्यक्ति एक बराबर नहीं होते, कई तरह के भिन्नता के आधार हैं। एक दो आधार नहीं, कई आधार है जिन आधारों पर यह कहा जा सकता है समाज में जो है सभी व्यक्ति एक बराबर हैं। आप अपने घर में ही देख सकते हैं, अपने समाज में ही देख सकते हैं, सभी व्यक्ति जो है एक बराबर नहीं हो सकते। कोई पद प्रतिष्ठा में ऊंचा नीचा हो सकता है, कोई रंग भेद में ऊंचा नीचा हो सकता है, कोई जाति धर्म के आधार पर ऊंचा नीचा हो सकता है। बहुत से ऐसे जो है आधार है जिनके आधार पर यह बातें कही जाती है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। हाँ, कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं ये बात सही है कि समाज में सभी लोग बराबर नहीं हैं, और इस बात से हर व्यक्ति सहमति व्यक्त करता है कि समाज में सभी व्यक्ति जो एक बराबर, लेकिन फिर भी यह बात उतना तर्क नहीं रखता, उतना जो है वह जो है उस बात में इतना जो है दम नहीं है। और भी बहुत से कारण हैं, बहुत से आधार हैं जिसमें लोगों के साथ, समाज में व्यक्तियों के साथ किसी तरह का भेदभाव या जो है इस तरह का जो है उनका जो है शोषण जो है नहीं होना चाहिए। उनको एक समान अधिकार, जो कई फील्ड है जिनमें उनको समान अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो जो लोगों का यह तर्क, यह आलोचना कि समाज में सब बराबर नहीं है तो इसलिए उनके साथ, सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, यह बात उतना तर्क, उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर जो है हम ये बात कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति समान नहीं है और उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो पहली बात बताते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा। शारीरिक वंश परंपरा, ध्यान से, वंश परंपरा मतलब कि जैसे एक जो राजा है तो उसका जो बेटा होगा तो वह भी राजा होगा, ठीक है। एक कुलीन जो समाज के अनुसार जो जाति का जो निर्धारण हुआ है, कर्म को आधार बनाकर जो जाति का निर्धारण हुआ, उसके आधार पर भी जो व्यवस्था चली आ रही है कि कुम्हार का बेटा कुम्हार, लोहार का बेटा लोहार, जो फला जाति का बेटा फला जो है, तो उसी आधार पर एक वंश परंपरा चली आ रही है। तो उसमें शारीरिक सौष्ठव का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब जो वंश परंपरा, रक्त के आधार पर जो एक प्रक्रिया, एक जो लंबी प्रक्रिया चली है, उसको विषय बना करके, तो एक तो ये आधार हो गया। दूसरा हो गया सामाजिक उत्तराधिकार। समाज में उनको जो रुतबा मिलता है, समाज में जो उनको विशेष स्थान मिलता है, किन आधारों पर, इसको स्पष्टीकरण भी किया गया। सामाजिक उत्तराधिकार से अभिप्राय क्या है? सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, मतलब अगर माता पिता धनाढ्य हैं तो अपने पुत्र पुत्री के लिए ढेर सारे धन संपदा जो छोड़ करके जाते हैं, तो वो बेटा कितना भी नालायक हो, लेकिन चूंकि माता पिता योग्य हैं, अच्छे पोस्ट पे है, तो उनकी जो भी धन संपदा है उसका उत्तराधिकारी जो है उनका पुत्र या पुत्री होगी। तो वो निकम्मा होने के बाद भी वह क्या है, वह ऊंची पदवी जो है वो प्राप्त करता है। तो यह एक लोक कल्याण की कामना हो गया। शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि, अगर परिवार के जो परिवार का माहौल है वो अच्छा है, एक अच्छे सभ्य जो है एक अच्छे परिवार से व्यक्ति संबंध रखता है, तो वह भी, उसका भी विकास, और एक जो है असभ्य परिवार से जो बच्चा निकल करके आता है, तो दोनों के शिक्षा दीक्षा में, लोगों के पहनावे में, भाषा में विभिन्नता जो है समान स्तर से देखी जा सकती है। तो यह भी एक आधार है। सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, तो कहते हैं कि जो भी आधार बनाया जाए, चाहे वो वंश, पहले तो बता दिया वंश परंपरा कि मतलब राजा का बेटा राजा, या जो है डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर हो गया, तो इस तरह से शारीरिक वंश परंपरा के आधार पे। और दूसरी बात होगी पद प्रतिष्ठा के आधार पे जो समाज में उसको मिलता है, चाहे धन संपदा के रूप में, चाहे शिक्षा दीक्षा को लेकर के, चाहे सभ्यता को लेकर के। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जो शिक्षित फैमिली होगी तो निसंदेह जो होगा वह
जो वंश परंपरा के आधार पर जो मिलता है, जो जिनको पहले से ही वह सुख संपदा मिली हुई है, तो निस्संदेह जो है उनका बच्चा जो है पढ़ लिख करके एक योग्य बनेगा। अगर वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, या मान लो किसी संपन्न जाति का है, तो उसको वो सारे संसाधन वे सारे संसाधन बड़े ही आसानी से उसको मिल जाते हैं। तो उस व्यक्ति को अपना डेवलप करने के लिए, अपनी प्रतिभा को उभारने का उनको एक अच्छा अवसर मिल पाता है। लेकिन जो है किसी दूसरे जो ऐसे दलित जाति का है या उपेक्षित जाति का है, जिसका शोषण हो रहा हो, शोषण मतलब कि उसको और जातियों द्वारा दबाया जा रहा हो, या उसको इस आधार पर उसको समानता ना मिले कि वह जो है अच्छी जाति का नहीं है, या उसके माता पिता इस जाति के हैं, या उसके माता पिता का कार्य यह है, जैसे मान लीजिए सफाई कर्मी का बच्चा है तो वह एक रेपुटेटेड स्कूल में नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वह सफाई कर्मी का बच्चा। तो इस आधार पर जो स्टेटस के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, इस बात को ध्यान में। तो दो बातें, तो पहली वंश परंपरा की बात हो गई, दूसरा जो सामाजिक स्टेटस होता है, सामाजिक स्तर होता है, उसके आधार पे। तो उसमें कई चीज हैं, माता पिता का योगदान है, उसमें शिक्षा का योगदान है, उसमें संस्कृति का योगदान है, उसमें आसपास का जो माहौल है उसका योगदान है। बहुत सारी चीजें हैं जो सामाजिक स्टेटस को बनाती हैं। तो ये दो बातें, तो दो बातों की तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है? मनुष्य के अपने प्रयत्न, कि चाहे वह कुलीन कुल का बच्चा हो या निम्न कुल का बच्चा हो, उसका खुद का प्रयत्न कितना है, उसने खुद कितना एफर्ट डाला है, कि उसने खुद कितना मेहनत किया है, उस मेहनत के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति कितना योग्य है। तो उसका अपना प्रयत्न के, चाहे वो शारीरिक प्रयत्न हो या मानसिक प्रयत्न हो या भावनात्मक प्रयत्न हो, किसी प्रकार का प्रयत्न हो, लेकिन व्यक्ति का खुद का प्रयत्न हो। तो पहला आधार क्या हो गया? वंश परंपरा। दूसरा क्या हो गया? सामाजिक स्तर। तीसरा क्या हो गया? तीसरा व्यक्ति का अपना हो गया कि खुद का प्रयत्न। ठीक है, तो दो जो ऊपर, पहला वंश परंपरा और दूसरी बात होती है क्या कहते हैं, दूसरी जो है सामाजिक स्तर, ये दोनों व्यक्ति के खुद के हाथ में नहीं है। मतलब किस घर में, किस कुल में हमें जन्म लेना, इसका निर्धारण व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज। अगर हम चाहें कि राजा के घर जन्म ले या अच्छे पॉलिटिशियन के घर, अच्छे डायरेक्टर के घर जन्म ले, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारा जो रुतबा एकदम शान शौकत बहुत अच्छी हो, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो तीसरा है, जो व्यक्ति का खुद का प्रयत्न, यह व्यक्ति के हाथ में होती है। तो क्या कहते हैं कि मनुष्य के अपने प्रयत्न, इन तीनों दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं है। तो जो लोग तर्क रखते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं है, वो तीन आधार देते हैं। पहला वंश परंपरा की बात, दूसरी सामाजिक स्तर की बात, और तीसरा कहते हैं कि व्यक्ति का अपना प्रयत्न। तो निसंदेह है, सही भी बात है कि सभी व्यक्ति इन तीनों आधारों पर समान नहीं होते। चाहे वो वंश परंपरा को ले लीजिए, पूरी वंशावली उठाकर देख लीजिए, या सामाजिक स्तर की बात देख लीजिए, या फिर व्यक्ति का खुद का प्रयत्न देख लीजिए। तीनों आधार पर व्यक्ति जो होता है वो समान नहीं होता है, भेदभाव देखने में मिलता है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? यह क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सही बात है कि ये जो तीनों आधार हैं, कि एक हमने बता दिया, एक हमारी बात हो गई कि वंश परंपरा, ठीक है, एक बात होती है वंश परंपरा की, और एक बात होती है जो होती है वह है सामाजिक स्तर की। ठीक, एक हो गया वंश परंपरा, एक हो गया सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर, और तीसरी महत्वपूर्ण बात हो गई व्यक्ति का अपना प्रयत्न। अब जो है ये इन तीनों आधार में समाज में भेदभाव किए जाते हैं, इन तीनों आधारों पर। तो कहते हैं कि क्या इन तीनों आधारों पर व्यक्ति के साथ जो भेदभाव हो रहा है, तो क्या इसके यही तीन आधार को कारण बना करके, आधार बना करके समाज में उनके साथ हमेशा व्यवहार, दो तरह का व्यवहार, दो इन दर्जे का व्यवहार होना चाहिए, इन तीनों आधार बना करके, कि समाज में हर व्यक्ति, क्योंकि राजा का बेटा है या उच्च कुलीन वर्ग का है तो उसको एक स्पेशल व्यवस्था हो, या निम्न वर्ग का है, उपेक्षित वर्ग का है तो उसके साथ अलग व्यवस्था हो। क्या ये आधार होना चाहिए?
इसी तरह सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखकर इसी तरह से व्यक्ति के अपने प्रयत्न को आधार रखें। तो क्या इन जो तीनों आधार बनाए, समाज में सब लोग समान नहीं है, तो क्या यह आधार बना करके लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव जो किया जाता है, क्या वह सही है? यह प्रश्न जो है, यह लेखक आपके ऊपर छोड़ते, आप डिसाइड करें कि आपका आधार, आपका व्यू, आपका जो सोच है उस विषय में क्या है। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब होगा? तो जो लोग समानता का विरोध करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, समानता नहीं होनी चाहिए, तो उनको ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट में उनका क्या जवाब होगा कि हाँ सही बात है भाई, राजा का बेटा तो उसके लिए ऊंचा पद, और जो गरीब का बेटा उसके लिए नीचा पद होना चाहिए। सामाजिक स्तर को भी ध्यान, व्यक्ति का भाई जो बहुत प्रयत्न करके यहाँ पहुँचा उसके लिए भी एक तरह का व्यवहार, और जो निकम्मा है, जाहिल है, उसके लिए भी एक समान व्यवहार। तो वह क्या आधार बना करके क्या कहेंगे, उनका क्या अपना ओपिनियन इस विषय पर होगा। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। बता दिया कि यह दोनों तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तीसरा विषय हमारे हाथ में। तो व्यक्ति का जो जैसा प्रयत्न करे, यह जो विषय है इसके आधार पर जैसा व्यक्ति का प्रयत्न हो उसके आधार पर उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इन 2 आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव जो है मनुष्य के साथ नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं कि असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है कि किस व्यक्ति के साथ इन 2 आधारों पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति के अपने प्रयत्न में है, तो इसके साथ कोई 2 तरह का व्यवहार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दोनों विषय हैं इसमें किसी तरह का कोई व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए। सबको अपनी क्षमता विकसित करने का, सबको अपनी कुशलता विकसित करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। सबको एक समान व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता को विकसित कर सके, यथा योग्य वो अपने आप को, अपना हुनर, अपना टैलेंट जो है वो बना सके। तो इन 2 आधारों पर किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव अगर व्यक्ति को करना है तो व्यक्ति के अपने प्रयत्न पर, मतलब कि जो व्यक्ति एक समान अवसर सबको मिल गया, और जो जितना प्रयत्न डालेगा, जितना अच्छा प्रयत्न करेगा, उसको उसका जो है फल उतना ही अच्छा मिलना चाहिए। उसके आधार पर उसको किसी तरह का, इन 2 आधारों पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, मतलब वंश परंपरा और सामाजिक विषय पर, सामाजिक स्तर पर, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार उचित है? आप बताइए कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है। उचित कुल में जन्म लेना, एक अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये तो हमारे अधिकार में नहीं है। तो क्या उसके लिए व्यक्ति के साथ भेदभाव होना चाहिए? ये आपके विषय से, आप क्या इस विषय में अपना तर्क क्या समझते हैं? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, परिवार, ख्याति, पैतृक संपदा या व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। कहते हैं कि अगर हम इन 2 आधारों पर व्यक्ति के साथ व्यवहार करें, असमान व्यवहार करें, तो यह तो निश्चित रूप से जो अच्छे कुल का बच्चा होगा या प्रतिष्ठित बच्चा होगा या एक अच्छा उसको अवसर मिला होगा अपने टैलेंट बनाने का, बताने का, तो निसंदेह जो है वह व्यक्ति जो है, जो उसके बदले में जो उपेक्षित होगा, शोषित होगा, तो उसको वह हर जगह वो हार जाएगा। क्यों? असफल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको वो माहौल ही नहीं मिला होगा कि वह अपना टैलेंट कभी विकसित कर सके। तो अगर हम इन 2 आधारों पर व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से जो दूसरे वर्ग होगा उसके साथ ये कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये 2 आधार तो उसके बस की बात नहीं थी। एक बच्चा जो है, एक जो है ये दोनों फुलफिल करता, और एक बच्चा में ये सारी क्वालिटी नहीं है। तो इसको ये सारे अवसर मिले हैं इसलिए यह योग्य है, ठीक है, और यह इसको नहीं मिला है तो इसलिए यह असफल हो रहा है। तो इस आधार पर व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव जो है, यह लेखक के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को इन 2 आधारों पर जज नहीं करना चाहिए। अगर यह जज अगर जो करता भी है तो यह न्यायोचित नहीं है। इसके बदले अगर जज करना है तो व्यक्ति के अपने प्रयत्न के आधार पर व्यक्ति को जज करना चाहिए, उनकी क्वालिटी को समझना चाहिए, दर्शाना चाहिए कि व्यक्ति को एक समान अवसर मिले
और समान अवसर के आधार पर व्यक्ति अपनी क्षमता विकसित करे और एक जो हेल्दी कंपटीशन हो उस प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति को समान अवसर मिले कि वह अपना जो है क्षमता विकसित कर सके और उसके बाद अपने प्रयत्न के आधार पर वह अपना कुशलता प्राप्त कर सके और अंततः एक जो है प्रतिस्पर्धा हो, उस प्रतिस्पर्धा में जो व्यक्ति योग्य हो उसको जो है वह योग्यतम पद जो है पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि वह चूंकि वंश परंपरा में अच्छा है, सामाजिक स्तर में अच्छा है, इसलिए उसको वह पद ऐसे ही स्वाभाविक रूप से मिल जाए। ये किसी तरह का नाइंसाफ़ी किसी तरह का इंसाफ जो है वो नहीं है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समता विषय पर एक बार पुनः चर्चा करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप अपने शब्दों में पहले लेख को पढ़िए और उस पर अपने जो है विचार व्यक्त करिए। उसके बाद उस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।